हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा जो 4206 संचिका संख्या का आदेश था शिक्षकों के आपसी वरीयता को लेकर के, जिसके संदर्भ में पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें सभी संवर्गों का एक साथ मैंने बताया था। लेकिन बहुत सारे साथियों का डिमांड था कि अलग अलग स्पष्ट चीज़ें होनी चाहिए, एक एक करके हर विद्यालय का अलग अलग बताइए। तो उसी कड़ी में आज ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि प्राथमिक विद्यालयों में जो नियोजित शिक्षक हों या विशिष्ट शिक्षक हों या विद्यालय अध्यापक हों, इन सब की आपसी वरीयता कैसे निर्धारित होगी, कौन किन से सीनियर होंगे और किनको प्रधान शिक्षक का प्रभार मिल सकेगा, इसी पर पूरी बातचीत होगी प्राथमिक विद्यालय के संदर्भ में। तो वीडियो आपके लिए जरूरी होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। तो इस पत्र में जो वरीयता का निर्धारण किया गया, उस वरीयता के निर्धारण में आप प्राथमिक वाले में आएंगे तो तीसरे नंबर पर जो प्राथमिक विद्यालयों का नियम लिखा गया, इस नियम के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक जो अब मरणशील संवर्ग है के पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 में प्रधान शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित मापदंड के आधार पर आपसी वरीयता का निर्धारण करते हुए प्रभारी प्रधान शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाएगा। यानी इसमें कहा क्या गया कि जो भी प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय का सेंस हो गया जितने भी बिहार में 1 to 5 के स्कूल हैं, जिनकी संख्या अब आपको 37,000 कुछ रह गई है। जो पहले 40,000 कुछ थे, उसमें मर्ज होने के बाद अब 37,000 कुछ विद्यालय रह गए हैं 1 to 5 के। तो इस 1 से 5 के विद्यालय में जो मापदंड तय किया गया है वरीयता का, इसमें केंद्र में क्या रखा गया है, तो जो प्रधान शिक्षक नियमावली है उसी को रखा गया है। इस बार चाहे आपको प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक हो, सब में केंद्र बिंदु वरीयता का रखा गया है, या तो प्रधान शिक्षक नियमावली या हाई स्कूलों के लिए प्रधानाध्यापक नियमावली। तो उसी के आलोक में ये मापदंड निर्धारित किए गए हैं। तो अब मापदंड होगा क्या, तो आइए इसको समझते हैं। 1 से 5 के विद्यालय में यदि प्रधान शिक्षक बहाल हुए हैं तो प्रधान शिक्षक जिन विद्यालयों में गए होंगे 1 to 5 में जो प्रधान शिक्षक गए होंगे, तो प्रधान शिक्षक चूंकि ये अलग संवर्ग ही है और प्रधान के रूप में ही बहाली हुई है, सीधी नियुक्ति हुई है, तो ये सबसे सीनियर होंगे ही। अब जो वरीयता तय होनी है वह प्रधान शिक्षकों के बाद शिक्षकों की आपसी वरीयता तय होनी है। तो यह किस रूप में तय होगा कि यदि जिला संवर्ग के, यानी जो पुराने वाले नियमित शिक्षक होंगे, जिला संवर्ग के यदि पुराने नियमित शिक्षक हों, वे चाहे आपको 94 बैच हो, 99 बैच हो या फिर 34,540 हो, यदि ऐसे शिक्षक हैं जो सहायक शिक्षक हैं जिला संवर्ग के, जिस पद को अब डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया है, यदि वैसे शिक्षक किसी भी प्राथमिक स्कूल में हैं तो वे सबसे सीनियर होंगे, वे 1 नंबर पर आएंगे। अब यदि किसी विद्यालय में प्रधान शिक्षक भी नहीं बहाल हुए हों और पुराने नियमित भी बहाल नहीं हुए हों, तो उस कंडीशन में प्रभार यदि दिया जाएगा प्रधान शिक्षक के रूप में, उस प्राथमिक विद्यालय के हेड किन को बनाया जाएगा, उसके लिए जो मापदंड तय किया गया उसको आइए हम लोग समझ लेते हैं। और यदि मान लिया जाए कि प्रधान शिक्षक हैं किसी विद्यालय में
तो स्वाभाविक है कि वह सबसे सीनियर है, तो प्रभार तो किसी को नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी प्रधान शिक्षक कार्यरत रहेंगे। लेकिन प्रधान शिक्षक के बाद जो वरीयता तय होगी उसका मापदंड क्या होगा, आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो जो भी शिक्षक बहाल होंगे, चाहे उस विद्यालय में, यानी किसी भी 1 to 5 के विद्यालय में, चाहे आपको नियोजित शिक्षक हो या फिर आपको विद्यालय अध्यापक हो या फिर आपको विशिष्ट शिक्षक हो, तो आपको प्रधान शिक्षक के बाद यदि जिला संवर्ग के शिक्षक नहीं है तो यही 3 तरह के शिक्षक होंगे। तो इनकी आपसी वरीयता कैसे तय की जाएगी, तो जो प्रधान शिक्षक नियमावली में न्यूनतम आपकी पात्रता रखी गई थी, योग्यता रखी गई थी बहाली के लिए कि 8 वर्ष का अनुभव, उसी को केंद्र बिंदु रखकर यह बनाया गया है। और इसके अनुसार न्यूनतम 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव, वो भी प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में वाले वर्ग 1 से 5 के स्थानीय निकाय शिक्षक प्रशिक्षित शिक्षक होंगे, या विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक, अथवा स्थानीय निकाय शिक्षक प्रशिक्षित और विशिष्ट शिक्षक या स्थानीय निकाय प्रशिक्षित शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक को प्रभारी प्रधान शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाएगा। अब इसका अर्थ क्या हुआ, इसको आसान शब्दों में यदि हम लोग समझें तो इसका सीधा सा फंडा हुआ कि जो नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक हैं, उनमें 1 to 5 में जो भी बहाल हों, इनकी आपसी वरीयता तय की जाएगी कि जिनका भी प्रशिक्षण से 8 वर्ष या 8 वर्ष से अधिक हो गया होगा, उनको सबसे वरीय माना जाएगा। अर्थात वे नियोजित शिक्षक हैं कि विशिष्ट शिक्षक हैं कि विद्यालय अध्यापक हैं, यह मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि प्रशिक्षण तिथि से किनकी सेवा अवधि अधिक है, वे सीनियर हो जाएंगे। लेकिन किनके बाद, तो प्रधान शिक्षक और पुराने संवर्ग के, जिला संवर्ग के सहायक शिक्षकों के बाद। तो जिनका प्रशिक्षण अधिक दिनों का होगा, मतलब प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में अधिक जिनकी सेवा अवधि होगी, वे सबसे सीनियर होंगे। उसके बाद जैसे जैसे वो होगा वैसे वैसे उनकी सीनियरिटी तय की जाएगी। यानी किसी का ट्रेनिंग से 10 साल सेवा दे दिए तो वे एक नंबर पर हुए, किन्हीं का 9 साल हुआ 2 नंबर पर हुए, किन्हीं का 8 साल हुआ 3 नंबर पर, ऐसे क्रमशः वरीयता तय की जाएगी उनके प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में सेवा अवधि से यह निर्धारित किया जाएगा। अब मान लीजिए इसमें एक चीज और होगा कि यदि किसी विद्यालय में कोई 2 शिक्षक ऐसे हो गए जिनका प्रशिक्षण तिथि से सेवा अवधि एक समान हो गया, यानी टाई हो गया दोनों का सेम दिन प्रशिक्षण प्राप्त हुआ और सेम दिन से प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में कार्यरत है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जिनका जन्म तिथि अधिक होगा, यानी जन्म तिथि पहले का होगा, उम्र अधिक होगा। अब मान लीजिए कि 10 साल अगर 1 महीना 20 दिन इनका भी है और 10 साल 1 महीना 20 दिन इनका भी हो गया प्रशिक्षण से सेवा अवधि, तो इस स्थिति में क्या किया जाएगा, तो उम्र में यदि ये वाले मान लीजिए कि इनकी उम्र हो गई है 48 साल और इनकी उम्र हो गई है 50 साल, तो 50 साल वाले सीनियर, यानी उम्र अधिक जिनका होगा, जन्म तिथि पहले का हो, स्वाभाविक है उम्र अधिक होगा, तो वे जो होंगे वे सबसे सीनियर होंगे। दूसरा कंडीशन एक और आ सकता है कि उनका प्रशिक्षण भी इक्वल हो जाए और उनका डेट ऑफ बर्थ, जन्मदिन भी इक्वल हो जाए। तब क्या होगा, तो नाम का अल्फ़ाबेट देखा जाएगा, ए से जेड में जिनका अल्फ़ाबेट पहले का होगा वे सीनियर होंगे। यानी नाम के अल्फ़ाबेट में जो पहले आते होंगे वे सबसे सीनियर हो जाएंगे। लेकिन यह कब होगा, जब 2 चीजें समान होगी, उनकी सेवा अवधि और उनका डेट ऑफ बर्थ दोनों समान होगा, तब ऐसी स्थिति लागू होगी। अब ये चीजें हम लोग पत्र से समझ लिए। अब इसको यदि कंक्लूजन के रूप में हम लोग देखें फाइनली,
तो एक मान लीजिए 1 to 5 का विद्यालय हो गया, इसमें सबसे सीनियर हो गए, इसके जो प्रधान शिक्षक होंगे वे सबसे सीनियर हो गए। उसके बाद शिक्षक के रूप में बात करें तो सहायक शिक्षक होंगे जो अब आपको डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया है, वे होंगे। उसके बाद बात करेंगे तो चाहे नियोजित हो या फिर विशिष्ट हो या फिर विद्यालय अध्यापक हो, इनमें इस संवर्ग से कोई मतलब नहीं है। जिनका प्रशिक्षण तिथि से अधिक दिन सेवा होगा वे सीनियर होंगे और उन्हीं को प्रभार मिलेगा। यदि प्रधान शिक्षक और उसमें सहायक शिक्षक नहीं है तो इन तीनों में से जिनकी सेवा अवधि प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में अधिक होगी उनको मिलेगा। अगर प्रशिक्षण अवधि टाई कर रहा है तो उसमें जन्म तिथि जिनका पहले का होगा यानी उम्र अधिक जिनका होगा उनको मिलेगा, और यदि प्रशिक्षण तिथि और उम्र समान हो गया तब अंग्रेजी नाम के अल्फाबेट के अनुसार जिनका पहले नाम होगा वे सीनियर होंगे। यानी प्रधान शिक्षक यदि है तब तो सिर्फ सीनियरिटी तय करनी है विद्यालय में वरीयता के लिए। अगर प्रधान शिक्षक नहीं है तब प्रभार के लिए भी यही कंडीशन चलेगा कि यदि प्रभार देना है तो सहायक शिक्षक है तो इनको मिलेगा, अगर सहायक शिक्षक भी नहीं है तब इन तीनों में से जिनकी सेवा अवधि प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में सबसे अधिक दिनों की होगी उनको प्रभार दिया जाएगा। अब यदि मान लीजिए एक प्रश्न ये भी आ जाएगा कि 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव मांगा गया है, अगर किसी विद्यालय में 1 से 5 के शिक्षकों में 8 वर्ष किसी का नहीं हुआ हो तो क्या होगा। हालांकि ऐसा नहीं ही जल्दी मिलेगा, लेकिन ऐसा भी होता है। तो उस कंडीशन में भी जिनका अधिक दिन होगा प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में सेवा अवधि वे ही क्रमशः सीनियर होते जाएंगे। प्राथमिक में ज़्यादा पेच नहीं है, इसके आगे थोड़ा सा मध्य विद्यालय माध्यमिक में कुछ चीज़ें हैं जिसमें किंतु परंतु है, उसको अलग से वीडियो के माध्यम से मध्य विद्यालय माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए भी लेकर के आऊँगा। आशा है यह वीडियो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट किया होगा। अधिक से अधिक शेयर करेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।